हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और हर्ष पुष्ट होंगे। अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 29 मार्च 2022। आज का द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग मोटिवेशनल कोट कवर करते हैं रेगुलर बेसिस की तरह। सबसे पहला चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही महान पर्सनालिटी के द्वारा बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली गई है। बात जो है यहाँ पे कही जा रही है, योर टाइम इज लिमिटेड, आपका समय बहुत सीमित है। सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। तो ये बात ध्यान में रखते हुए चलिएगा। तो आपके टाइम बहुत ज़्यादा सीमित है और इस टाइम का उपयोग आपको किस तरह से करना है वो आपको अपने अकॉर्डिंग करते हुए चलना है, क्योंकि ये टाइम अगर एक बार चला गया ना तो दोबारा ये टाइम वापस लौट करके नहीं आएगा। तो इसको आप लोग वेस्ट ना करें, ठीक है। इसको आप लोग वेस्ट ना करें, क्योंकि ये दूसरों की टाइम नहीं है, ये आपकी खुद की टाइम है। और इस टाइम को अच्छे से उपयोग करते हुए चले और इस टाइम को वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। जो जो टारगेट्स आप लोगों ने तय किए हैं, जो जो अपने एम तय किए हैं, उस एम की तरफ बढ़ते हुए चले। अपने जर्नी को एंजॉय करते हुए चले, अपने लिए सारे यूटिलाइजेशन करते हुए चले, अपने आप में बेहतर बनते हुए चले। कल से बेहतर आज अपना उपयोग करें। टाइम, जिस टाइम में जो चीजें आपने निर्धारित की है उसी टाइम पे वो सारी चीजें पूरी करते हुए चले। तो ये आपका मोटिवेशनल कोट है। स्टीव जॉब के द्वारा यहाँ पे ये बात कही गई है, जो कि बहुत बड़े पर्सनालिटी है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बात करूँ इनके कंपनी के वैल्यूएशंस को लेकर के, तो इनकी कंपनी के वैल्यूएशंस की अगर मैं बात करूँ तो इनकी कंपनी के जो वैल्यूएशंस है वो हमारी कंट्री के इकोनॉमी के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है स्टीव जॉब्स की, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिनके बारे में ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ये बात ध्यान रखते चलिएगा। ये बिजनेस है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इनकी बातों को ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, को फाउंडर है एप्पल के स्टीव जॉब्स। इसको स्टार्ट करते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि किसके द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, जिसमें सबसे टॉप पे जो आपका राज्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो आपका गुजरात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे यहाँ पे कौन सा स्टेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपका गुजरात यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। टॉप पे आपका बरकरार बन रखा है, अपने स्थान को बरकरार रखा हुआ है शीर्ष स्थान पे, ये आपको ध्यान में रखते हुए चलेगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 यहाँ पे नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको लॉन्च किया गया। लेकिन ये अकेले की बस की नहीं है। यहाँ पे ये अकेले किसके साथ मिलकर के ये रिलीज किया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ ये मिलकर के इसने क्या किया है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को यहाँ पे 2021 का इनके द्वारा जारी किया गया है। और ज्यादातर जितने भी आपके तटीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे, तटीय राज्य आपको जो देखने को मिलेंगे, उनके तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक सारे राज्य आपको देखने को मिलेंगे। तो गुजरात यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 पे आपका लगातार दूसरी बार यहाँ पे नंबर 1 पे लगा रहा है। दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र स्टेट है, तीसरे नंबर पे कर्नाटका, फिर तमिलनाडु, ये आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे इन्होंने स्थान बना बरकरार रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे है, महाराष्ट्र आपका सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कर्नाटका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और फोर्थ नंबर पे तमिलनाडु आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। कोस्टल एरिया से खास करके ज्यादातर निर्यात आपको देखने को मिलेंगे, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। चाल पीरल के ऊपर ये आपको ये सारी चीजें डिफाइन करती है कि किस तरह से ये सारी चीजें एक्सपोर्ट्स को लेकर के यहाँ पे बात की, किस तरह से एक्सपोर्ट्स जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली पॉलिसीज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। देखिए अगर आपको निर्यात ज्यादा करना है ना, तो पॉलिसीज बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, नीति बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर प्लानिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात ध्यान रखते चलेगा किस तरह से हमारे व्यापार की नीति होनी चाहिए, वो पूरी तरह से व्यापक व्यापार नीति होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारे निर्यात और आयात में एक तरह से रणनीतिक दिशा प्रदर्शन किया जा सके और एक डायरेक्शन मिल सके कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स में जो बेसिकली लाइनअप जो होगा, जो आपका एक्सपोर्ट्स होगा वो किस तरह से और इंक्रीज होगा, वो किस तरह से और प्रमोट होगा। तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, वो प्लानिंग बनानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आपका फर्स्ट पिलर हो गया, ये बात ध्यान रखते चलिएगा। सेकेंड पिलर की बात करें, बिजनेस इकोसिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिजनेस इकोसिस्टम को लेकर के बात की जा रही है, किस तरह से लोगों को इन्वेस्टमेंट कर सके, आपके बिजनेस के ऊपर लोग इन्वेस्ट कर सके,
उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। और इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स लोग जो होंगे वो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल करेंगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एक कुशल बिजनेस क्या होगा, कुशल बिजनेस इकोसिस्टम क्या होता है, वैसा बिजनेस जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, जिसमें लगे कि हाँ मुनाफा हो सके, और उस तरह के बिजनेस में सामने वाला भी इंटरेस्टेड हो कि हाँ यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है और ये बिजनेस आगे जाकर के कुछ नया करेगा, कुछ नया ब्रांड्स बनने को लेकर के करेगा। तो ये बिजनेस इकोसिस्टम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक कुशल बिजनेस इकोसिस्टम निवेश को आकर्षित करने और व्यवसायों के विकास के लिए एक सक्षम बुनियादी ढांचा बनाने में ये क्या करता है, मददगार होता है। किस तरह से एक बिजनेस को ग्रो कर सके, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इनेबल करके एक क्रिएट कॉन्सेप्ट दिया जा सके, तो उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो बिजनेस इकोसिस्टम आपको होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक्सपोर्ट को लेकर के और आपका बढ़ावा देने को लेकर के, प्रमोट्स को लेकर के, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। तीसरे टर्म की बात करें तो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, आपका बिजनेस वैसा होना चाहिए कि एक्सपोर्ट हो सके, एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान हो सके, और ये पूरा का पूरा फोकस किस पे करता है, इन्वायरमेंट्स पे भी करता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को लेकर के हमारा बिजनेस जो है वो आपका क्या है, वो किस पिलर पे वो आपका एम कर रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। यानी एक्सपोर्ट जो होगा वो हमारा बिजनेस एनवायरमेंटल बेसिस पे होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको लेकर के बात कही जा रही है। जो कारोबारी माहौल है उस माहौल में अपना बिजनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। तो एक्सपोर्ट इकोसिस्टम यानी किसी भी तरह से हमारे इन्वायरमेंट पे वो नुकसान ना पहुंचाए, उसको लेकर के यहाँ पे ये आपका एम करता है। तीसरा नंबर पिलर, ये बात ध्यान रखिएगा। चौथा की जो बात कही जा रही है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। कंपैरेबिलिटी यानी कंपटीशन में आपको बेहतर होना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन में उतरे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका परफॉर्मेंस बेटर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप पीछे होते हुए चलेंगे। आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने पड़ेंगे, जिसके बेसिस पे क्या होगा, जिसके बेसिस पे आपके बिजनेस को आगे लाया जाएगा, आपके बिजनेस प्रमोट होंगे, आपके बिजनेस को ज़्यादा सक्सेस तब मिलेगा जब वो उसका परफॉर्मेंस आपका बेटर होगा। यानी ये सारे पिलर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे आउटपुट बेस्ड पिलर ये खास करके आपको देखने को मिलेगा, जिससे सबसे ज़्यादा आउटपुट निकल करके आता है। मेन तो यही है, अगर ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस भी अच्छा होता हुआ चलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए हमें नीतियाँ की जरूरत है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये किस राज्य के यूनियन टेरिटरीज में किस तरह से प्रॉपर नीति बनाई जा रही है उनके बिजनेस को प्रमोट करने को लेकर के, तो उसके बेसिस पे ये परफॉर्मेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा आपका डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये चार पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये डाटा ट्रैवल इंडिवर आपको देखने को मिलेगा, किस तरह से फंडामेंटल एरियाज को ये क्या करता है, पहचान के लिए डेटा संचालित प्रयास करता है। तो ईपीआई रैंक को लेकर के अगर आपको रैंक को ऊपर लाना है, किसी भी राज्य को अपने रैंक को ऊपर लाना है, रैंक ऊपर कब क्या आएगा, जब आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा। और एक्सपोर्ट कब होगा, जब आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। और परफॉर्मेंस बेहतर होने के लिए एक प्रॉपर नीति की जरूरत है, एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, जिसको लेकर के यहाँ पे ये चार पिलर आपके सामने हैं। प्रॉपर बिजनेस आइडियाज होने चाहिए, एक बिजनेस माहौल आपको देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट कैटेगरी का इकोसिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होता चलेगा तो एक्सपोर्ट के बेसिस पे परफॉर्मेंस भी आपका बेहतर होता हुआ चलेगा। ठीक है, इसके अलावा 11 सब पिलर्स क्या होते हैं, देखिए चार पिलर्स हो गए, सब पिलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या पढ़ रहे हैं अभी, तो आप कहेंगे कि मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। और साइंस में भी अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे सर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। तो फिजिक्स क्या हो गया, एक तरह से सब साइंस का सब्जेक्ट्स हो गया, है ना। फिर फिजिक्स भी आता है, इसमें केमिस्ट्री भी आता है, बायो भी आता है। तो ये आपके सब साइंस आपके टॉपिक हो गए, यहाँ पे पार्ट्स हो गए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह से सब पिलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशंस करने की जरूरत है, ज़्यादा ज़्यादा नीतियों की प्लानिंग करने की जरूरत है, ताकि आपके एक्सपोर्ट्स पे वो इंपैक्ट पड़ सके। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ईजी होनी चाहिए, आपके सर्विस तुरंत जहाँ पे डेस्टिनेशन तक पहुँचने बहुत ज़्यादा जरूरत है, आसानी से फाइनेंस हो सके, ज़्यादा कोई लेन देन में जो आपके बेसिकली लेन देन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो फाइनेंशियल को लेकर के, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के पूरा आपका सारी चीज़ आपका एक्टिव हो, ट्रेड सपोर्ट मिल सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आपको अपने प्रोडक्ट्स में अपने जो आपके गुड्स है जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ढांचा तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, विविधता बहुत ज़्यादा जरूरी है, विविधीकरण वेरिएशंस आपको टाइम टू टाइम आपको अपने प्रोडक्ट्स में लाने पड़ेंगे, तो उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। और ग्रोथ को अगर आपको अवयव बनाना हो तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें आपको
प्लानिंग करनी पड़ेगी। उसी से रिलेटेड ये आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये सारे सब पिलर्स है। ठीक है, ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार के द्वारा इसको जारी किया गया इन प्रेजेंस ऑफ नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत के समक्ष में। ठीक है, डिप्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम और अदर डिग्नेटरीज के सामने अन्य गणमान्य यहाँ पे व्यक्तियों की उपस्थिति में इसको यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2021 के कौन कौन से चैलेंज लेकर के आ रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट प्रमोशन को लेकर के? यहाँ पे इतना ज़्यादा तेजी से प्रमोशन होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं, तो उसको लेकर के बात की। देखिए यहाँ पे स्टेट लेवल पे यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। एक तो हो गया स्टेट टू स्टेट और एक हो गया विद इन स्टेट। तो इंट्रा मतलब क्या होता है? इंट्रा मतलब होता है विद इन स्टेट, यानी स्टेट के अंदर। जैसे मैं बिहार बोल रहा हूँ तो बिहार के अंदर जो एक्सपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में कि बिहार से दूसरे राज्य जैसे झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उसमें जो आपको देखने को मिलेगा इसमें बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है, जो कि इतना ज्यादा होना नहीं चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। ये बात ध्यान में रखते हुए चलेगा। ट्रेड सपोर्ट एंड ग्रोथ हमेशा स्टेट्स में आपको वीक देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमेशा क्या होते हैं ना, स्टेट्स हमेशा मतलबी होते हैं, वो हमेशा फायदे को लेकर के सोचते रहते हैं, हमेशा प्रॉफिटेबल को लेकर के सोचते रहते हैं। तो जिसको लेकर के ये आपका जो ट्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, वो उस लेवल का वीक हो जाता है, ये ध्यान रखते चलेगा। और ग्रोथ जिस लेवल पे होना चाहिए स्टेट लेवल पे एक्सपोर्ट का, वो नहीं हो पाता है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा कमियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और यूनिक एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो ये सारे बेसिकली बहुत बेसिक चैलेंजेस है जो यहाँ पे फुलफिल भी नहीं किए जा रहे स्टेट्स के द्वारा, जिसके बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स जो जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस वगैरह है, बहुत सारे गुड्स वगैरह, वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन वो अभी भी टॉप रैंक में नहीं आ पा रहे हैं, ये बात ध्यान रखते चलेगा। तो उसी को लेकर के तो प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? इंस्टिल मतलब होता है प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या प्राइमरी गोल होना चाहिए जो इस चीज को लेकर के कंपटीशन में हमें प्रेरणा मिल सके बाकी स्टेट्स को लेकर के, ताकि वो भी टॉप में आने का प्रयास कर सके। तो फेवरेबल एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी निर्यात को लेकर के जो प्रमोशनल पॉलिसीज है, जो नीतियां हैं, उसको बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुकूल बेसिस पर उस नीतियों को अगर पालन किया जाएगा तो ऑब्वियस बात है एक्सपोर्ट भी उसमें लेवल पे आपका इंक्रीज होता हुआ चलेगा। ठीक है, अगर सब नेशनल एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करें तो उसको भी आसान तरीके से बात कही जा रही है कि हम लोग राष्ट्रीय लेवल पे अगर हम लोग एक राज्य से दूसरे जगह जो एक्सपोर्ट प्रमोशन है उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से उसको ईजिली कर सके, आसानी से उसको बना सके, उसको बहुत अच्छे से उसको तैयार कर सके, बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट कर सके एक राज्य से दूसरे राज्य, वो भी बहुत ईजी होना चाहिए। तो ये बात ध्यान है कि जब तक हम अपने देश के अंदर ये एक्सपोर्ट फैसिलिटी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे तो वैसे बात है हम फिर अंतर्राष्ट्रीय भी उस लेवल पे नहीं कर पाएंगे। तो हमें आपस में पहले एक घर में क्या करना है, हमें एक कंट्री में हम लोग को इसको ईजी बनाना है, एक दूसरे को एक्सपोर्ट करके उसके बाद फिर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय इसको कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नेसेसरी जो जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है निर्यात की, उसको हम लोग क्रिएट करने की जरूरत है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से हम इसको प्रमोट भी कर सकते हैं संघीय कॉन्सेप्ट को, और एक तरह से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एक तरह से अच्छा खासा कॉन्टेस्ट तैयार किया जा सकता है एक्सपोर्ट को लेकर के, जिसमें से बाकी राज्य जो कि अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं वो भी ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करने की जरूरत है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक टेबल मैंने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमालयन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड यहाँ पे टॉप पे, हिमाचल प्रदेश टॉप पे, त्रिपुरा यहाँ पे थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। कोस्टल क्षेत्र की बात करें तो सबसे टॉप में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्कोर 78.86 के साथ में गुजरात सबसे टॉप पे आपको देखने को मिलेगा, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक आपको देखने को मिलेगा जो कि सबसे टॉप पे, ओवरऑल भी टॉप पे है और कोस्टल एरिया पे भी ये आपका टॉप पे है, ये ध्यान रखते चलेगा। लैंड लॉक्ड स्टेट की बात करें, यानी जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, जो तटीय क्षेत्र में हिस्सा, जो तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता नहीं है, तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इस स्कोर के साथ ये ध्यान रखिएगा। बाकी अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आपका दिल्ली है, फिर आपका गोवा है, फिर आपका जम्मू कश्मीर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखते चलेगा, ये सारे आपके हैं जिसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ये आपका आज का पहला नंबर न्यूज़ था। आइए आगे बढ़ते हैं। 94th ऑस्कर्स अवार्ड्स की बात यहाँ पे की जा रही है। एकेडमी अवार्ड्स भी इसको कहा जाता है, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। तो एकेडमी अवार्ड्स भी अगर आपको कहीं पे भी देखने को मिले तो समझ जाइएगा किसके बारे में बात कही जा रही है, ऑस्कर्स की बात कही जा रही है। इसमें आपको ध्यान रखना है
बेस्ट पिक्चर की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट पिक्चर में आपका कोडा है, ये याद रखिएगा। चलिए आप लोग मुझे होमवर्क बताइएगा, ये कोडा का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ये पहला होमवर्क है आज का, इस कोडा का फुल फॉर्म क्या है। ये बेस्ट पिक्चर यहाँ पे इसको दिया गया है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। बेस्ट डायरेक्टर की बात करूँ तो जैन कैंपियन है, पावर ऑफ द डॉग जो मूवी है वो इन्हीं के द्वारा बनाई गई है, निर्देशन की गई है, ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्टर की मैं बात करूँ तो विल स्मिथ किंग रिचार्ड के मूवी में इन्होंने काम किया है रिचर्ड विलियम्स के रूप में, ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस की मैं बात करूँ तो जेसिका चेस्टेन है, जो आइज ऑफ टैमी फे में इन्होंने काम किया है, टैमी फे बकर के रूप में, ठीक है। अगर मैं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात करूँ तो ट्रॉय कॉट्योर है, कोडा में ये फ्रैंक रोसी के नाम से इन्होंने बेसिकली काम किया है। सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में बात करूँ तो एरियाना डी बोस ये हैं, जो वेस्ट साइड स्टोरी में अनीता के रूप में इन्होंने काम किया है, कास्ट किया है, ये ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो बेलफास्ट आपको देखने को मिलेगा, कैनेथ बर्नाग में इन्होंने काम किया है। बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्लेस की बात करूँ तो कोडा में सियान हैडर के रूप में इन्होंने काम किया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म की बात करूँ तो इनकांटो है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की बात करूँ तो ड्राइव माई कार जापान में है, जापानीज में बना हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे रुसेका हेमागुची के द्वारा किया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की बात करूँ तो समर ऑफ सोल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की बात करूँ तो क्वीन ऑफ बास्केटबॉल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की बात करूँ तो लॉन्ग गुड बॉय यहाँ पे आप देख सकते हैं। बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म की बात करूँ तो विंडशील्ड वाइपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेस्ट ओरिजिनल स्कूल की बात करूँ तो ड्यून यहाँ देख सकते हैं। ओरिजिनल सॉन्ग की बात करूँ नो टाइम टू डाई, नो टाइम टू डाई, ये बिली इलिस के द्वारा, फाइनेस ओकॉनेल के द्वारा ये आपका म्यूजिक और लिरिक्स दिया गया है। बेस्ट साउंड की बात करूँ तो ड्यून में आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट प्रोडक्शन की बात करूँ तो ड्यून में आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। इनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया। सिनेमाटोग्राफी के लिए ड्यून को अवार्ड दिया गया है। बेस्ट मेकअप हेयर स्टाइलिंग को लेकर के आइज ऑफ टमी आई में लीना डाउस, स्टेफन इनग्राम, जस्टिन लेरलिक, इनको यहाँ पे। बेस्ट कॉस्ट्यूम को लेकर के जेनी बेवन क्रूला के रूप में। बेस्ट फिल्म एडिटिंग को लेकर के डून जॉन वॉकर को दिया गया, और बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स ड्यून को लेकर के पॉल लैम्बर्ट, स्टालिन मेलिन्स, ब्रायन कॉर्नर और जेस्ट नेफ्जर। ये पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, जिनको ये सारे अवार्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं 94 एकेडमी अवार्ड्स, जो कि ऑस्कर अवार्ड्स है 2022 का, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। जिसमें से आपका जो स्टार्टिंग का जो मैंने आपको बताया ना, ये बेस्ट पिक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। बेस्ट डायरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये पहला स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला स्लाइड ये ध्यान रखिएगा, ये पहला स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए थोड़ा सा इन सभी आंकड़ों को लेकर के बात करते हैं। तो एलिफेंट डेथ्स की बात यहाँ पे करें, रेलवे ट्रैक से आप देख सकते हैं 45 हाथी जो है 2018 से 21 तक इनकी जान चली गई है। रेलवे ट्रैक्स में इनकी मतलब ट्रेन से टकराने के साथ इनकी जान चली गई, जो कि इसके बारे में जो बता रहे हैं वो कौन है, भूपेंद्र यादव, जो कि क्या है इन्वायरमेंट एंड फॉरेन मिनिस्टर है, उनके द्वारा इनकी घोषणा की गई है। और ये जो जान इनकी गई है, ज़्यादातर ये जान जो असम में गई है, 4 उड़ीसा में गई है, 1 कर्नाटका में गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 5 असम में, सबसे ज़्यादा असम में, फिर 4 उड़ीसा में, 1 कर्नाटका, झारखंड, तमिलनाडु मिनिस्टर्स के द्वारा ये सारी बात यहाँ पे बताई जा रही है। उसी को लेकर के ये ध्यान रखते चलेगा 2018 से 21 तक 45 हाथी की जान, 45 हाथी, बहुत एक जान यहाँ पे कीमती होती है, यहाँ तो 45 की जान की बात कही जा रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1114 द नंबर ऑफ एरिया इन 15 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी दैट हैव बीन कैटेगराइज्ड ओवर एक्सप्लॉइटेड। ओवर एक्सप्लॉइटेड बताया जा रहा है 6965 में ओवर एक्सप्लॉइटेड बताया जा रहा है, जो कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। इसको लेकर के राज्यसभा में क्वेश्चन भी किया गया है जल शक्ति विश्वेश्वर टुडू के द्वारा, जो स्टेट मिनिस्टर हैं। 1114 एरिया ऐसे आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वह मोर देन एनुअल एक्सटेंडेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स कहा जा रहा है, यानी जितना साल से जरूरत है उससे ज़्यादा यहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ऑफ द 14,470 वेल्स एनालाइज किए गए हैं, लेकिन 89% हैव बीन रजिस्टर्ड वाटर लेवल अप टू 10 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। बहुत जगह पे रजिस्टर्ड ऐसे जगह पे किया गया जहाँ पे ग्राउंड लेवल के अंदर 10 मीटर में ही आपको पानी मिल जा रहा है। नवंबर की बात कही जा रही है, उसी को लेकर के
एरोप्लेन फुटप्रिंट की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो 84,324 किलो टन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इमिट किया जा रहा है एटमॉस्फेयर में 2016 से 2020 तक का ये आंकड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किलो टन्स एरोप्लेन की तरफ से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये उड़ियन मंत्रालय की तरफ से ये रिस्पांस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि वीके सिंह के द्वारा इसकी घोषणा की गई है राज्यसभा में। तो 2016 से 20 में जो CO2 का जो कंट्रीब्यूशन है एटमॉस्फेयर में वो 84,322 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात कही जा रही है। पैडी प्रोक्योरमेंट की बात करें, पैडी उपज की बात करें तो 741.62 लाख टन यहाँ पे पैडी जो है वो प्रोक्योर हुआ है। इसकी घोषणा यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के 27 मार्च में इसकी यहाँ पे बात कही जा रही है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। जॉब लॉसेस इन एविएशन, कितने प्रतिशत जॉब यहाँ पे गए हैं, तो 10% जॉब यहाँ पे लॉस्ट हो चुके हैं एविएशन सेक्टर्स में अप्रैल 2020 से दिसंबर 2021 में कोविड महामारी की वजह से। इसके बारे में घोषणा वीके सिंह के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा दी जा रही है। तो ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो ये बात ध्यान में रखते हुए चलिएगा। समझ में आ रहा है? हिंदी मीडियम के लोग समझते हुए चलिए, बहुत अच्छे से क्लियर होता चलेगा। ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी करते हुए चले और सेशन को लाइक भी कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने जा रहा है। ये बात कही जा रही है स्टार्टअप। स्टार्टअप किसे कहते हैं? स्टार्टअप वह होता है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो भारत में स्टार्टअप इंडिया की बात यहाँ पे कही जा रही है, जो कि आज के डेट में भारत की सरकार भी मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, ताकि हम लोग भी एक तरह से अपना जो प्रोडक्ट यूज़ किए बिना हम बाहर का जो प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं उससे अच्छा है कि हम अपने प्रोडक्ट पर विश्वास करें, है ना। तो इसी तरह बहुत सारे जो इम्पोर्ट हो रहे थे जो प्रोडक्ट वो अब कम हो गए, रिड्यूस हो गए चाइना वगैरह से, जापान वगैरह से। अब हमें अपना प्रोडक्शन यानी मेड इन इंडिया पे ज़्यादा यहाँ पे काम हो रहा है, ताकि इंडिया के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके और उसके बेसिस पे यहाँ के लोग उस वस्तु को इस्तेमाल कर सके, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सके। तो स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, 8,353 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कर्नाटक में लगभग 6,000 आप देख सकते हैं। दिल्ली, ये टॉप 3 आपको देखने को मिलेगा। और सबसे कम स्टार्टअप्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये 3 जगह आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखते चलेगा, ये सबसे कम है। तो बेसिकली स्टार्टअप्स को लेकर के जो यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है, तो स्टार्टअप्स को लेकर के बात कही जा रही है। तो यहाँ पे कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री पीयूष गोयल के द्वारा यहाँ पे ये बोला गया है कि आज के डेट में स्टार्टअप इंडिया में लगभग 65,000 स्टार्टअप आपको रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें से 40 जो थे वो अब तक, यानी अगर मैं बात करूं अब तक, यानी लास्ट 12 मंथ की अगर हम लोग बात करें तो यूनिकॉर्न स्टेटस मिल गया है 40 कंपनियों को। यहाँ पे आप देख, जो पहले 40 जो कंपनियां थी 65,000 में 40 कंपनियां को यूनिकॉर्न स्टेटस, मतलब वो $1 बिलियन में अपनी वैल्यू को दर्ज कर चुके हैं। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को लेकर के बात कही जा रही है, लेकिन अब ये संख्या 40 से कितना हो गया है? अब ये 90 हो गया। ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। तो थर्ड अमंग द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल स्टार्टअप में भारत का स्थान कितना है? 3rd नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का स्थान 3rd नंबर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप की बात यहाँ पे कही जा रही है, हाईली कंसंट्रेटेड यहाँ पे मेगा सिटीज में, खास करके मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर में खास करके यहाँ पे बहुत तेजी से स्टार्टअप्स यहाँ पे होते हैं और यहाँ पे फोकस भी स्टार्टअप्स पे ही किया जाता है। और ये बेसिकली जो देखने को मिलेगा, ये एक तरह से क्या होता है, ये इस तरह से ये यूथ के द्वारा ये ज़्यादातर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये फोकस करते हैं स्टार्टअप्स को लेकर के, उन पे जज्बा होता है और वो इस चीज़ों को लेकर के क्या करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं स्टार्टअप से अपने बिजनेस को लेकर के, कि वो चाहते हैं कि हमारा बिजनेस भी एक तरह से क्या हो सके, ब्रांड वैल्यू में बन सके और हमारा बिजनेस भी एक तरह से हमारा सक्सेस हो सके। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है, तो ये ध्यान में रखते हुए चलेगा, ठीक है। स्टार्टअप को लेकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के बात की जा रही है इमरान गवर्नमेंट के ऊपर, यानी इमरान सरकार के ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बोला गया है 342 सीट है टोटल सदन में, आपको बहुमत के लिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी आपको बहुमत चाहिए 172 सीटों का, लेकिन यहाँ पे हाँ जो हालत है वो खस्ता होता हुआ चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा आप सहमे हुए लग रहे हैं। पाकिस्तान के जो आपके जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल टर्मोइल को लेकर के ये पूरी तरह से क्लोज में, मतलब पूरी तरह से राजनीति से ये आपका पूरी तरह से मतलब खतरे में है इनकी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि अपोजिशन से यहाँ पे आप देख सकते हैं 172 सीट
भरोसा नहीं, मतलब इनको अभी उस लेवल पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद ये 172 सीट नहीं आ पाएगा, और वहीं लेकर के क्योंकि इसके इनके खुद के पार्टी जो थे वो खुद के पार्टी धीरे धीरे खुद के पार्टी के जितने भी सदस्य वो धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। उसी को लेकर के आपका न्यूज़ है, अपोजिशन जो है उसी को लेकर के यहाँ पे अपोजिशन लीडर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इकट्ठा हुए हैं लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर के अगेंस्ट मिस्टर खान के। ठीक है, तो उसी को लेकर के बात की जा रही, मतलब बहुत जल्द इनकी जो गद्दी है वो आपकी जाने वाली है, ये बात ध्यान रखते हुए चलेगा। यहाँ पे बैंक का स्ट्राइक अभी आपका चल रहा है, जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया था ट्रेड यूनियंस को लेकर के, है ना, जो कि आपका यहाँ पे बैंक स्ट्राइक जो 2 दिन था फ्रॉम मिडनाइट 27 मार्च से 28 तक आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, बहुत यहाँ पे आपको बेसिकली भारत बंद को लेकर के यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस भी हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन देखिए, हमारे संविधान कल भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था ट्रेड यूनियन को लेकर के, हमारे संविधान में किस अनुच्छेद के तहत यूनियन हम बना सकते हैं और विदाउट आर्म्स हम कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं, इसको लेकर के हम लोगों ने कल के डेट में ऑलरेडी डिस्कस किया है। जल्दी से बता दीजिए कि हम लोग जो यूनियन का क्रिएशन होता है वो कहाँ कि हमारे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हमें ये पावर दी जाती है कि हम यूनियन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, प्रोटेस्ट करने को लेकर के, यूनियन गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह को लेकर के यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलेगा, उसी को लेकर के बात की जा रही है। तो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि जिनके द्वारा भारत बंद की घोषणा की गई थी अगेंस्ट गवर्नमेंट एंटी वर्कर पॉलिसीज को लेकर के, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये सारे जो भारत बंद जो हो रहे हैं ये प्राइवेटाइजेशन और मॉनिटाइजेशन प्लान्स को लेकर के यहाँ पे किए जा रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा निजीकरण क्षेत्र को लेकर के उसके खिलाफ में ये सारे स्ट्राइक्स वगैरह हो रहे हैं। तो भारत बंद का सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा, झारखंड, इन सभी जगह पे भारत लाइक सिचुएशन, भारत बंद लाइक सिचुएशन यहाँ पे हो रखी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एम्प्लॉयज थे, बैंक के एम्प्लॉयज हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज के एम्प्लॉयज हो गए, डिड नॉट एंटर देयर वर्क प्लेस एनीवेयर इन इंडिया, कोल हो गया, स्टील हो गया, पोस्ट ऑयल, कॉपर एंड टेलीकॉम सेक्टर वर्कर्स स्ट्रक वर्क फ्रॉम द मॉर्निंग। तो ये सारे आपको देखने को मिलेगा, सभी स्ट्राइक्स पे हैं, सभी संघ बनाए हैं और सभी लोग भारत बंद की घोषणा की है। एक्यूज्ड इन सुल्ली डील्स ऐप केस ग्रांटेड विद, सुल्ली डील्स ऐप को लेकर के यहाँ पे बात की जाए, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से बेल यहाँ पे दिया गया ओमकारेश्वर ठाकुर को, जो बेसिकली क्रिएटर थे मोबाइल ऐप सुल्ली डील्स को लेकर के, जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो थे वो फेंडर थे, प्रोलॉन्ग्ड इनकैरेक्शन कुड बी डिट्रीमेंटल टू हिज ओवरऑल वेलबिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ये बेसिकली एक बेसिकली ऐप था जिससे गलत तरीके से सारी चीज़ें ऑर्डर्स वगैरह की जाती थी, उसी को लेकर के ये आपका बात किया जा रहा है। ठीक है, तो सुल्ली डील्स ऐप के क्रिएटर को यहाँ पे बेसिकली बेल दिया गया, ओमकारेश्वर ठाकुर है, उसी को लेकर के, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। ये आपको देखने को मिलेगा, ये पहाड़ ये पहाड़ कहाँ का है, ज़्यादातर हम लोगों ने डिस्कस भी किया है, ये पहाड़ गाजीपुर में, ये गाजीपुर कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली नोएडा, दिल्ली यूपी बॉर्डर के पास आपको ये देखने को मिलेगा, वहीं पे ये पहाड़ है, ये कचड़े का पहाड़ है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यहीं पे क्या लग गया, आग लग गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डंपिंग यार्ड आपको देखने को मिलेगा दिल्ली के गाजीपुर में, यहाँ पे एक तरह से आग लग गया मंडे को, और फिलहाल अभी भी कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल इसको कंट्रोल में ले आया गया है, सभी चीज़ वहाँ पे स्पॉट पे पहुँच करके और इसको बुझाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय के द्वारा ऑर्डर किया गया दिल्ली पर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर के और इन्वेस्टिगेट करने को लेकर के 24 घंटे के अंदर कि आग लगी तो लगी कैसे, ये ध्यान रखिए। ये पहाड़ आपको यूपी बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली से जब यूपी को जाइएगा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको आग वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हम कह सकते हैं एक तरीके से। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, किसको, ट्विटर से क्वेश्चन किया गया कि आप जब डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को जब बैन कर सकते हैं तो हम उन अकाउंट को बैन क्यों नहीं कर सकते जो हिंदू के जो आस्था है उस पर सवाल उठाता है ना, हिंदू की आस्था को लेकर के यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, मेरा मानना यह है हिंदू के जो भी भगवान वगैरह हैं, जो माताएं वगैरह, उनके ऊपर जो बेसिकली गलत तरीके के ऑफेंसिव कंटेंट जो पोस्ट वगैरह किए जाते हैं उस तरह के अकाउंट को बैन कर देना चाहिए। ये सिर्फ हिंदू ही नहीं, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, जैन क्यों ना हो, क्रिश्चियन क्यों ना हो, या फिर आपका पंजाबिन क्यों ना हो, या फिर ये आपका कह सकते हैं गुरुद्वारा क्रिश्चियन, सिख हो गया, सिख ईसाई हो गए, तो किसी भी धर्म के कोई भी क्यों लोग ना हो, हमें किसी के भी आस्था पर कोई भी गलत कंटेंट हमें नहीं पेस्ट करना चाहिए, फिर नहीं हमें पोस्टिंग करनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें अगर कोई करता है तो उसके अकाउंट को पूरी तरह से बैन करना चाहिए। ये दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से क्वेश्चन किया गया है ट्विटर को। ये बात ध्यान है कि जब डोनाल्ड ट्रंप का आप अकाउंट बैन कर सकते हैं तो बाकियों का आप अकाउंट क्यों नहीं बन सकते, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो उसी को लेकर के हिंदू गॉडेस को लेकर के यहाँ पे सवाल यहाँ पे बताया जा रहा है।
है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, किससे, ट्विटर से। यहाँ पे वही कश्मीरी पंडित को लेकर के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्टेट दिल्ली मिनिस्टर की तरफ से और आपका ये बीजेपी गवर्नमेंट के बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये विवाद चल रहा है कश्मीरी फाइल्स मूवी को लेकर के। यहाँ पे अभी भी टैक्स फ्री करने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही थी। तो कश्मीरी पंडित को लेकर के यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो केयर कर रही है मूवी को लेकर के, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो कश्मीरी पंडित को लेकर के प्लान सोच रही है, हम मूवी को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते, हम वहाँ उनके लोगों को प्रमोट करते हैं। अगर इतना ही है तो वहाँ के पंडितों को जो वहाँ से विस्थापन हुए हैं उनको वापस वहाँ कश्मीर भेजें, है ना, कश्मीर भेजें। तो वो बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में वही विवाद चल रहा है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। कश्मीर लाइफ्स मैटर है, ना कि मूवी मैटर है। तो उसी को लेकर के इस मूवी का प्रमोशन नहीं होना चाहिए, राजनीतिक मूवी को प्रमोशन नहीं करना चाहिए। हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिनको विस्थापित किया था, 32 साल हो चुके हैं और अभी तक वो अपने घर नहीं जा चुके हैं, नहीं जा पाए हैं। हमें वो काम करने जिसके बेसिस पे वो अपने घर वापस लौट सके, अपने भूमि पे, अपने जन्मभूमि पे वापस लौट सके, उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, फ्री टिकट्स यहाँ पे कश्मीर फाइल्स को लेकर के यहाँ पे बिहार में बांटे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपोजिशन एमएलए यहाँ पे जो बिहार असेंबली ऑन मंडे विटनेस पैंडेमोनियल विथ अपोजिशन एमएलए टीयरिंग अप टिकट्स द कश्मीर फाइल डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री टू देम बाय द गवर्नमेंट। तो ये बात यहाँ पे कही जाए। अर्लियर आफ्टर मेकिंग द फिल्म टैक्स फ्री इन द स्टेट, सीनियर बीजेपी लीडर एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद ऑन 17 मार्च हैड इन्वाइटेड ऑल लेजिस्लेटर्स टू वॉच द फिल्म। तो सभी लोग को इनवाइट किया गया था तारकिशोर प्रसाद के द्वारा 17 मार्च को। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द मूवी अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एमएलए ट्रूप्ड इनटू द वेल ऑफ द हाउस एंड टोर ऑफ द टिकट्स ऑफ द फिल्म व्हाइल स्पीकर विजय कुमार सिन्हा केप्ट अर्जिंग देम टू टेक देयर सीट्स एंड मेक एनी कमेंट वाचिंग द मूवी। उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, अपोजिशन के द्वारा वो टिकट फाड़ दिए गए थे, है ना, यहाँ पे, जबकि बिहार जो सरकार है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के द्वारा सबको इनवाइट किया गया था विधायकों को कि वह जाकर के मूवी देखे। लेकिन बाकी जो लोग फाड़ दिए थे कोई बात नहीं, बाकियों को जो बोला गया है कि आप मूवी देखें शांतिपूर्वक, किसी भी तरह का कोई भी कमेंट ना करें। ठीक है, यहाँ पे IAF व्हीकल्स को लेकर के बात कही जा रही है, रिफ्यूल करने को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन द मूव फॉर इट्स रिफाइंड फ्लीट ऑफ द व्हीकल्स को लेकर के इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, यहाँ तक कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे ये कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, ये फ्लीट कार्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। इस कार्ड के बेसिस पे रिफ्यूलिंग करने को लेकर के बात की जा रही है, फ्यूल किया जाएगा आपके जो बेसिकली विमान वगैरह है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के, उसी को लेकर के उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखते हुए चलेगा। ये फ्लीट कार्ड है, याद रखिएगा, फ्लीट कार्ड, ये एयर मार्शल VR चौधरी के द्वारा यहाँ पे इसको क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर बिंग स्प्रेड ऑन द एलिफेंट, मैसूर जू का ये आपको तस्वीर देखने को मिलेगा, ताकि गर्मी जो बहुत तेजी से बढ़ रखी है उनको राहत मिल सके इन गर्मी में। तो वहीं आप देख सकते हैं मैसूर जू का ये आपको चित्रण देखने को मिलेगा। सिल्वर लाइन की बात यहाँ पे की जा रही है। सिल्वर लाइन आपको जो देखने को मिलेगा, ये सिल्वर लाइन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए सिल्वर लाइन कहाँ पे, ये देखिए ये केरल में आपको देखने को मिलेगा। कसारगोड से ये आपका स्टार्ट हो रहा है, ये तिरुवनंतपुरम में आपको देखने को मिलेगा। 12 घंटे का ये जर्नी है, जिसको ये कम करेगा, 4 घंटे में ये सफर तय करेगा। 532 किलोमीटर का, ये ध्यान रखिएगा। 11 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे इसको होकर के गुजरेगा। जो लैंड है वो 1226.45 हेक्टेयर है। स्पीड ऑफ द ट्रेन जो होगी वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ से ट्रेन जो है वो गुजरेगी, जो दौड़ेगी, और 56,443 करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत लगेगी इसको। कंस्ट्रक्शन ये इसका कंप्लीट होगा 2024 तक। 4 घंटे यहाँ पे लगेंगे तिरुवनंतपुरम से कासारगोड तक पहुंचने में। अभी 12 से 14 घंटे लगते हैं यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इंप्रूव देखने को लेकर बात की जा रही है। टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की जा रही है। 11,000 परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे। अगर देखिए किसी भी तरह का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ये बात ध्यान रखते चलेगा। उसी को लेकर के बात की, जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टअप्स की बात की थी ना, तो स्टार्टअप्स में जो बेसिकली स्टार्टअप्स करते हैं तो उनके लिए बेहतर तरीका क्या होता है। देखिए एक बार स्टार्टअप्स करने के बाद क्या होता है ना, स्टार्टअप बहुत अच्छी चीज है। जहां पे जो कोई भी अपना बिजनेस कुछ प्लान करते हैं तो उससे क्या होता है ना, वो एक तरह से जब एक लेवल पे जाता है ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है उससे। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा स्टार्टअप्स को लेकर के। ठीक उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, तो और इसको लेकर के 11,000 परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपकी ओपन होगी, जिसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, तो उसको लेकर के आप देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे दे नो प्रेजुडिस काउज टू द मेंबर ऑफ द पब्लिक इन केरला गवर्नमेंट। तो 64,000 करोड़ रुपए यहाँ पे सिल्वर लाइन को लेकर के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को लेकर के ये सारी चीज़ें तैयार की जा रही है। सिल्वर लाइन याद रखिएगा। यहाँ पे जोजिला टनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेडलाइन 2024 तक दिया गया इसको कंप्लीट करने को लेकर के। जोजिला टनल 2 आउट ऑफ 3 टनल यहाँ पे जोजिला एक्सेस पे जो आपका है वो बेसिकली ओपन हो चुका है दीपावली में, इस साल दीपावली में ओपन होने के चांसेस है। 1000 वर्कर्स यहाँ पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस विंटर में भी पूरी तरह से काम किए ताकि इस प्रोजेक्ट को और तेजी किया जा सके। 1000 वर्कर्स यहाँ पे अंदर में ही रहता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लद्दाख में प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये इनके द्वारा ये बनाया जा रहा है। 468 मीटर का ये आपका प्रोजेक्ट है। टनल 1 है, टनल 2 जो है वो 1976 मीटर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जोजिला टनल, ठीक है। 13 किलोमीटर का लेंथ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। इससे ट्रेवल टाइम आपका कम होगा, कहाँ पे, बल्टाल कश्मीर में और मिनमार्ग लद्दाख, उनके बीच में ये ट्रेवल टाइम यहाँ आपका जो आपका कम होकर के 2.5 आवर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका कम हो जाएगा। गोटाबे यहाँ पे थैंक कर रहे हैं भारत को सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू नहीं बोलेंगे, फाइनेंस सपोर्ट यहाँ पे $2.4 बिलियन का यहाँ पे सब सहायता प्रदान किया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। एस जयशंकर फाइनेंस के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ मिलकर के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फ्यूल स्टेशन रन बाय द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सब्सिडरी श्रीलंका को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो श्रीलंका प्रेसिडेंट गोटाबे राजपक्ष on Monday thanked visiting external affairs minister invaluable assistance to the island nation which is grappling with one of its worst economic crisis। आप लोगों को पता है कि अभी पूरी तरह से इकोनॉमिकल इमरजेंसी से आपका गुजर रहा है और भारत इसको, बहुत सी कंट्री ऐसे सोच रहे हैं कि भारत जो है वो अपने फायदे के लिए काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत बस चाहता है कि किसी भी तरह से श्रीलंका आपका पूरी तरह से गिर ना जाए, है ना, संभालने का प्रयास कर रहा है, श्रीलंका को उठने का प्रयास कर रहा है, डगमगा रहा है श्रीलंका, उसको स्टैंड करने का प्रयास कर रहा है। अगर ये गिर गया तो ऑब्वियस बात है इंडियन ओशन है फिर जो पकड़ है वो धीरे धीरे चाइना की होने लगेगी, जो कि भारत के लिए सही नहीं है। इसलिए भारत हर वो चीज़ करने का प्रयास करे जिससे श्रीलंका है वो जो है वो संभल जाए, ठीक है। उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कल्याण सिंह को यहाँ पे पद्म विभूषण दिया गया, उसके साथ साथ 65 पर्सन्स को यहाँ पे भी ऑनर दिया गया, ये ध्यान रखते चलेगा। तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। पद्म विभूषण कल्याण सिंह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके कल्याण सिंह, एक्टर विक्टर बनर्जी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा एमंग 65 पर्सन जो है जिनको यहाँ पे पद्म अवार्ड दिया गया प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की तरफ से मंडे को, कहाँ पे, राष्ट्रपति भवन में। कल्याण सिंह को पद्म विभूषण मिला है। राजवीर सिंह लोकसभा मेंबर उत्तर प्रदेश, सन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग, यहाँ पे बाबरी मस्जिद को लेकर के, डिमोलिश को लेकर के उनका नाम था, तो उनको भी यहाँ पे यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो आखिर ये है क्या, देखिए हम लोग बात करते हैं पद्मा अवार्ड को लेकर के। पद्मा अवार्ड क्या है, भारत रत्न हो गया, भारत रत्न के बाद पद्मा अवार्ड जो है वो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नागरिक पुरस्कार है, 3 श्रेणियों में इसको दिए जाते हैं, कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवाओं में इनको यहाँ पे ये अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं। ये पद्म विभूषण है, पद्म भूषण, पद्मश्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये पहले स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, 1954 में जब इसको दिया जाने लगा, पहले इसका नाम था पहला वर्ग, फिर दूसरा वर्ग, फिर तीसरा वर्ग। बाद में ये नाम अच्छा नहीं लगने की वजह से इसका नाम बदल दिया गया, 1955 में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री कर दिया गया। ये ध्यान रखते हुए चलेगा। कौन डिसाइड करता है कि ये अवार्ड किसे देना है, तो एक कमेटी बैठाई जाती है, उस कमेटी का गठन किया जाता है पद्मा अवार्ड कमेटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अवार्ड उन्हीं के रिकमेंडेशन में, ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। हर साल प्राइम मिनिस्टर को ये बताते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर जाकर के ये प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट के साथ 406 मेंबर और रहते हैं जिनका नाम रिवील नहीं किया जाता है, उनको ये सारे नाम दिए जाते हैं और फिर प्रेसिडेंट फिर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट उस पर साइन करके फिर गैजेट ऑफ इंडिया को नोटिफाई करते हैं। ये ध्यान में रखते चलेगा। अगला है अब यहाँ पे जेलेंस्की जो कि यूक्रेन और रशिया के यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके वार में अब जेलेंस्की जो है वो बेसिकली क्या कह रहे हैं, जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी। जब यही कॉम्प्रोमाइज़ आपको पहले ही करना था, पहले ही कर लेते। अभी इतना पूरी तरह से बर्बाद हो गया यूक्रेन, आप देख सकते हैं। अब जाकर के जेलेंस्की जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमें नाटो के साथ नहीं मिलना, हमें नाटो के साथ, नाटो भरोसे के लायक नहीं है ना। तो जितना भरोसा मुझे लगा था नाटो के ऊपर वो भरोसे के लायक नहीं है, ना ही मुझे किसी वेस्टर्न कंट्री के साथ जाना है। मुझे ये युद्ध रोकने के लिए आप जो कहेंगे वो सब मैं मानने को तैयार हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है कि बस मेरे कंट्री को
सही कर दीजिए, अब और बर्बाद मत कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी को लेकर के बात की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। पीस टॉक करने को लेकर के ये आपके एग्री हो गए। चाइना यहाँ पे हॉस्ट मिनिस्टर करने जा रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान के नेबर्स कंट्री जो आपको देखने को मिलेंगे, या अफगानिस्तान के पड़ोसी जो आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ पे चाइना अपना मजबूत पकड़ बनाना चाह रहा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे अपना एक तरह से लीडरशिप क्वालिटीज़ को लेकर के वहाँ पे हर तरह से प्रयास करने का कोशिश कर रहा है। तो ये थर्ड मीटिंग यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर की अफगानिस्तान के नेबर्स में यहाँ पे हुई है। बीजिंग गिविंग इट्स बैक टू द न्यू डायलॉग मीटिंग दैट ब्रिंग्स टुगेदर रशिया, पाकिस्तान, ईरान अमंग द नेबर्स। तो ये सारी चीज़ें, इन सभी को एक करने के लिए यहाँ पे ये प्लानिंग कर रहा है चाइना, और चाइना यहाँ पे हुकूमत करने का भी प्लान कर रहा है। एक तरह से लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को लीडर बनाने का प्रयास कर रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तालिबान यहाँ पे पूरी तरह से बैन कर दिया अफगान वुमेन को कि वो अकेले किसी भी तरह से फ्लाई नहीं कर सकती, उनके साथ कोई ना कोई होना चाहिए, ये ध्यान रखते हुए चलेगा, तभी वो फ्लाई कर सकती है, नहीं तो नहीं फ्लाई कर सकती है। तो अकेले पूरी तरह से फ्लाइंग करने के लिए बैन कर दिया, कोई भी महिला को अकेले फ्लाई करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनली हो, ये बात है, उनके साथ कोई ना कोई मेल रहेगा ही, ये ध्यान रखते चलेगा। उसके तरफ से ये आपका जारी कर दिया गया है, ठीक है। हाई स्कूल भी ओपन करने को लेकर बात कर दिया, गर्ल्स को लेकर के, ये उसी को लेकर के ये सारी न्यूज है। 20 लोग मारे गए हैं मैक्सिको के शूटिंग में, ये ध्यान रखिएगा। संडे को ये शूटिंग हुआ था, और ये शूटिंग हुआ था मिकोकन में, शूट आउट हुआ था कहाँ पे, मिकोकन में, जो कि वेस्टर्न मैक्सिकन स्टेट है, ये ध्यान रखिएगा। जो कि एक हिंसक में बहुत सारे लोग जो हैं, 20 लोगों की यहाँ पे जान चली गई थी, ये ध्यान रखते चलेगा। तो ये हुआ था 4:30 पे ग्रीनविच मीन टाइम मंडे को, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ है, क्लियर। तो ये आज का पूरा न्यूज़ एनालिसिस था। आई होप आपको न्यूज़ क्लियर हो गए होंगे। सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी आज की न्यूज़ में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थे, तो उसको अच्छे से कवर करते हुए चलेगा, रिवाइज करते हुए चलेगा। ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, ये सारे, और होमवर्क आप लोग कर नहीं रहे, 3-4 लोग ही बस आंसर करते हैं, बाकी लोग आंसर नहीं करते हैं, क्यों, क्या दिक्कत है। तो कोशिश करें सभी लोग आंसर करने का, बहुत कम लोग आंसर कर रहे हैं, है ना। कल भी जो आंसर जो आप लोगों ने किया था, अगर मैं बात करूं तो आंसर्स सभी लोग को करना चाहिए, ठीक है, सभी लोग आंसर करें, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप लोग आंसर नहीं कर रहे। कल भी अगर मैं बात करूं तो आंसर जो यहाँ पे आपको देखने को मिला था, तो सिर्फ कल जो कृष्ण मोहन झा के द्वारा आंसर किया गया, पूजा कुमारी के द्वारा किया गया, प्रिया सिंह के द्वारा किया गया, बस 3 ही लोग आंसर कर रहे हैं, है ना। बबीता ने भी पूरा आंसर नहीं किया था। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग पार्टिसिपेट करें, इस क्वेश्चन को सर्च कीजिए, कोशिश कीजिए आंसर करने का। ये 4 क्वेश्चन आज के डेट में मैंने आपको दिया है, ये ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा सर्च करके आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी करना ना भूले, शेयर भी ज़्यादा ज़्यादा कर दीजिए सभी ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल वगैरह में सभी को शेयर कर दें, उनको भी ज्वाइन करने के लिए बोले, जो भी अपकमिंग पीसीएस की तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, बैंक ये ईपीएफओ वगैरह हो, या फिर कोई भी बिहार के अलावा जेपीएससी वगैरह हो, तो उन सभी के लिए ये आपके न्यूज़ एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो उनको भी इन्वाइट करें, वो भी सब्सक्राइब करें, उनको भी करवाएं, और उनको भी रेगुलर लेक्चर्स में अटेंड करवाएं, ठीक है। बाकी कोई भी सजेशन देना हो या कोई भी डाउट पूछना हो तो इस जगह पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, वहीं पे आपके डाउट्स को रिवर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।